डॉक्टर यूनुस अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स लकी कनेक्टिंग विद यू वंस अगेन। और लास्ट टाइम व्हेन वी हैड कनेक्टेड वी हैड अ डिटेल्ड चैट। और यहाँ कश्मीर में बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो देखा और बहुत सारे लोगों तक वो वीडियो पहुंचा। बहुत सारे लोगों ने शुक्रिया। और अगर हमारी नेक्स्ट इंटरेक्शन होती है तो मैं आपको शुक्रिया अदा करूँ। तो पहले तो यही आपसे पूछना चाहूंगा, सिंस वी इंटरेक्टेड पास्ट एंड नाउ वी आर इंटरेक्टिंग अगेन रफली आफ्टर मंथ एंड हाफ, what all has changed when we talk about coronavirus? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया आपके इनवाइट का। दो चीज़ें चेंज हुई हैं, दोनों कुछ अच्छी हैं कुछ बुरी हैं। जो चीज़ें बुरी चेंज हुई हैं वो मेरा ख्याल है कि जैसे अमेरिका में अभी तक हम बेहतर कंट्रोल नहीं कर पाए कोरोना वायरस में, मेरा ख्याल है इंडिया में कोरोना वायरस के नंबर्स बहुत बढ़ गए हैं इस पिछले 1-2 महीने में। ब्राज़ील में और अब यूरोप में कई मुल्कों में सेकेंड वेव का ख़तरा सामने आ रहा है। जो चीज़ें अच्छी हुई हैं वो यह कि बहुत सारे और मुल्कों ने इस पे कामयाबी पा ली है। अब वो न्यूजीलैंड और साउथ कोरिया की और सिंगापुर और ताइवान और चाइना और वो सारी लिस्ट मुल्कों की लंबी होती जा रही है जिन्होंने इस पे कंट्रोल कर लिया है। और इसके ट्रीटमेंट्स अब पहले से बेहतर हो गए हैं। जो शरह अमवात है, जो मोर्टालिटी रेट है, वो 30-40% कम हो गया है पहले की निस्बत। और उसकी वजह ये नहीं है कि वायरस कमज़ोर हो गया, उसकी वजह ये है कि हम खुदा की वजह से मजबूत हो गए हैं, हमारी ट्रीटमेंट्स पहले से ज़्यादा बेहतर हैं। जी, हम बात करते हैं अभी जो ये मोर्टालिटी रेट है और इसको लेकर कहीं न कहीं जो वेंटिलेटर्स पे लोग जा रहे थे वो भी प्रोसीजर्स कम हो गए हैं। इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। जी, इस पे साइंस और तहकीक बहुत बदल गई है। जब मार्च अप्रैल में ये बीमारी पहली दफ़ा आई थी तो हमारा ख्याल था कि ऐसे मरीज़ों को जल्द ही वेंटिलेटर पे डाल देना चाहिए। जब उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत हो तो कोशिश करें कि वेंटिलेटर पे वो चले जाएं। लेकिन तहकीक से ये पता चला कि उससे नुकसान ज़्यादा हो रहा था। अब हम हुँ। क्या कर रहे हैं कि अब हम ऐसे पेशेंट्स को ऑक्सीजन पे रखते हैं और कई दफ़ा वो 7 या 8 या 10 दिन तक ऑक्सीजन पे रहने के बावजूद उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती और उनकी अपनी इम्यूनिटी, उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत उस इन्फेक्शन को ठीक कर देती है, जिससे कि काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। जी। डॉक्टर साहब, सिंस मैं कश्मीर से आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ऑनसेट ऑफ विंटर हो, नाउ दैट सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं तो यहाँ बहुत सारे लोग फ्लू शॉट के बारे में बात करते हैं। So flu shot is seen as something which is very important in these times because यहाँ पे सर्दियाँ जो होती हैं वो ऑलमोस्ट 4 महीने रहती हैं और काफी सर्दी रहती है। फ्लू शॉट को लेके क्या एडवाइस आप देंगे? जी देखिए, जो भी एहतियात हम कर सकें वो हमें करनी चाहिए, क्योंकि एक लंबा सफ़र अगर 10 गज़ का सफ़र है तो ज़रूरी नहीं कि एक ही स्ट्रैटेजी से हमें वो 10 मीटर या 10 गज़ मिल जाएंगे। किसी स्ट्रैटेजी से 2 गज़ मिलेंगे, किसी और स्ट्रैटेजी से 3 गज़ मिलेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। फ्लू की वैक्सीन अब मुझे नहीं पता कश्मीर में ये कितनी अवेलेबल है, लेकिन अगर अगर अवेलेबल हो तो ज़रूर लगवा लेनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि हर साल कुछ फ्लू के अलावा और वायरसेस सर्दियों में आते हैं। इस साल कोरोना की वजह से हो सकता है ये दोनों वायरस अगर किसी शख्स पे एक ही वक्त हमला कर दें तो उनके लिए बहुत मुश्किल होगी ऐसे बंदे के लिए। तो अगर आप फ्लू की वैक्सीन लगवा लें, जिसको फ्लू शॉट बोलते हैं, तो उससे क्या हो सकता है कि या तो आपको इन्फ्लुएंजा होगा नहीं, और अगर होगा तो शायद उसकी इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा ना हो। तो बहरहाल उसका आपको फ़ायदा है। मैंने अभी अपने बेटे को कल परसों फ्लू शॉट लगवाया है, मैं खुद लगवाने जा रहा हूँ अगले हफ्ते। सो मेरे ख्याल में इस महीने, अगले 1-1.5 महीने में फ्लू शॉट्स लगवा लेने चाहिए जहाँ जहाँ अवेलेबल हों। So is it specific to any age group या हर एक एज ग्रुप को फ्लू शॉट लगवा लेना चाहिए? जी, 6 महीने से बड़ी उम्र के हर शख्स के लिए फ्लू शॉट है, लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। बहरहाल वो आप मेरे ट्विटर पे पढ़ सकते हैं, मैंने वो लिंक्स डाल दिए हुए हैं, कई दफ़ा डाले हैं, आप गूगल भी कर सकते हैं उन चीज़ों को, कि कुछ हम्म। ख़ास स्पेसिफिक ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको नहीं लगवाना चाहिए। लेकिन बाय एंड लार्ज 90-95% पॉपुलेशन को वो लगवा लेना चाहिए और उसका फ़ायदा होता है। जी, मैं एक सवाल आपसे पूछूं जिसके बारे में हम काफी बात कर रहे हैं, मास्क को लेके काफी बात हो रही है। डॉक्टर साहब, आप भी पोस्ट करते रहते हैं अपने ट्विटर हैंडल पे बार बार कि मास्क पहनना कितना जरूरी है। उसके बारे में आप लोगों को बताएं, क्योंकि यहाँ पे अब मुझे लगता है कि कोरोना वायरस आ गया, लोग अब थक चुके हैं मेरे ख्याल से जी। कि कितना प्रिकॉशन ले, क्या करें, बाहर जाएं, कैसे हैंडल करें सिचुएशंस। नहीं, मैं समझ सकता हूँ। देखिए, मैं समझ सकता हूँ इस बात से। हम सब थक चुके हैं, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी रोज़ाना काम कर रहा हूँ ये। तो वो अपनी जगह है, लेकिन यही तो स्ट्रैटेजी है वायरस की,
कि जो हम्म, थकता जाएगा उस पे वो हमला करता जाएगा। तो ये टेस्ट है हमारे सब्र का, हमारी रेजिलियंस का। ये टेस्ट है कि हम इसके मुकाबले में कहाँ तक जा सकते हैं। मैं कल ही किसी से बात कर रहा था कि यहाँ अमेरिका में कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि कई बच्चे 15-20 साल के बच्चे, ख़ास तौर पे दे आर अफ्रीकन अमेरिकन इन मोस्ट केसेस, कि वो गलती से उनको किसी जुर्म में पकड़ लिया। वो कत्ल उस बच्चे ने नहीं किया 18 साल का, उसको पकड़ लिया। वो 20 साल, 25 साल कई दफ़ा मासूम इंसान कैद में रहा, और फिर डीएनए एविडेंस ने साबित किया कि वो मासूम था और उसको रिहाई मिल गई। इसका ताल्लुक है जो बात हम कर रहे हैं। मैं बात यह करना चाह रहा हूं कि देखें, लोग बहुत बहुत सोचें उस आदमी को जिसके जिंदगी के 25 साल जेल में गुजर गए। तो एक ये है तरीका सोचने का। दूसरा तरीका ये है कि जिन लोगों को कोरोना हो जाता है, जब वो हमारे आईसीयू में आते हैं और उनके गले में ट्यूब डलती है, जिसको आप वेंटिलेटर कहते हैं, एंडोटेकियल ट्यूब, और हम्म, हफ्ता या 2 हफ्ता जब वो गले में रहती है, तो खुदा कभी ना करे आपको वो अगर 7 मिनट के लिए बर्दाश्त करनी पड़ जाए, तो आप कहेंगे कि मैं 7 महीने मास्क पहन लेता हूं, मैंने 7 मिनट ये ट्यूब नहीं गले में डालनी। तो हमें उसके हम्म, फ़वाइद को देखना है कि इस मास्क के पहनने से अल्लाह ताला आपको किन मुश्किलों से बचा रहा है। तो मेरा तो हम्म। हमेशा यही रिकमेंडेशन होगा लोगों को कि एहतियात कर लें। और हम अपने बच्चों को नहीं एहतियात सिखाते, ये ज़िंदगी, सारी ज़िंदगी डिसिप्लिन का नाम है। एक डिसिप्लिन में जो लोग रहते हैं उनको फ़ायदा होता है। So I had asked certain people that I'll be interacting with you और मैंने उनसे कहा था कि अगर कोई सवालात हैं तो बताएं। एक सवाल जो बहुत सारे लोगों ने पूछा वो ये है कि कश्मीर से मैं बात कर रहा हूँ तो आजकल यहाँ शादियों का सीजन चल रहा है डॉक्टर साहब। काफी गैदरिंग्स भी होती हैं, लोग जाते हैं। नाउ दैट पीपल हैव बीन इनसाइड फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, नाउ गोइंग एंड इंटरैक्टिंग, उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, मुश्किल सवाल है ये। मैं तो प्योरिस्ट बात करूंगा इस मामले में। आपको पता है एक वबा फैली हुई है पूरी दुनिया में। आपको पता है कि एक तरफ हम ये कहते हैं कि हमारे पास वसाइल नहीं है, सर्दी आ रही है, क्या होगा, केसेस बढ़ रहे हैं, राइट? एक तरफ हम ये कहते हैं, दूसरी तरफ हमें शादियां अटेंड करनी है। अब मैं समझ सकता हूं, मैं आज मैं समझ सकता हूं ये जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन मेरे ख्याल में चीजें बहुत सिंपल हैं। इस्लाम तो बहुत सिंपल है। शादी तो 5 लोगों के साथ भी हो जाती है, और वो जो बड़ा वलीमा है जो आपने खुशी करनी है, आप अगले साल कर लीजिए। तो मैं तो इसमें वो बात कहूंगा जो मेरी नजर में दुरुस्त है। अगर मेरे बच्चे की शादी हो तो मैं क्या करूंगा? मैं तो 5-10 लोगों के साथ, थोड़ी से इवेंट के साथ वो निकाह करके वो शादी कर लेंगे, और मैं अपने दोस्तों को बता दूंगा कि इंशाल्लाह जब वबा हो ठीक हो जाएगी तब हम बड़ा इवेंट कर लेंगे। लेकिन मुझे तुम्हारी जिंदगी की, तुम्हारी सेहत की फिक्र है। देखिए, जो लोग 60 साल से ऊपर जिनकी उम्र है, या जिनको और ऐसी बीमारियां हैं, मोटापा है, हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, कैंसर्स हैं, डायलिसिस है, किडनी के इश्यूज हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम है, उनके लिए तो जिंदगी मौत का सवाल बन जाएगी वो शादी। सो मुझे हम्म, अंदाजा है कि ये बहुत मुश्किल होता है, हमारे समाजी प्रेशर्स होते हैं। लेकिन मैं तो इस वक्त एक डॉक्टर के रंग में बात कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में तो ऐसे क्राउड्स को अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, यू रीड अ लॉट ऑफ इंटरनेट अबाउट कोरोना वायरस। बहुत सारी स्टोरीज भी ये बताती हैं कि वायरस स्प्रेड तो बहुत तेजी से हो रहा है लेकिन इसकी इंटेंसिटी है वो कम हो गई है। हाउ टू इट? जी, इंटेंसिटी कम नहीं हुई। मैं नहीं समझता कि ये कयास दुरुस्त है। ये वायरस हर 3 से 4 दिन में 5 लाख नए केसेस हो रहे हैं दुनिया में, हर 3 दिन हम्म, में। जो पहले 5 लाख केसेस थे वो शायद 100 दिन में हुए थे। सो अब हम्म, हर 3 दिन पे 5 लाख केसेस हो रहे हैं। अमेरिका में हर रोज 1,000 अफराद की मौत हो रही है ऑन एन एवरेज। हर दो हम्म, मिनट पे एक अमेरिकन मर रहा है कोरोना वायरस से। अब आप ये कह सकते हैं कि इंडिया में तो ऐसा नहीं हो रहा, कश्मीर में इतने बुरे हालात नहीं है। उसकी वजह ये भी है कि देखें, आपके पास बहुत ज्यादा टेस्टिंग नहीं है। हम हम्म, यहाँ पे हर बंदा, हर मरीज जो अस्पताल में दाखिल होता है उसका कोरोना वायरस टेस्ट होता है। किसी भी वजह से, अगर कोई कार एक्सीडेंट से आया, उसकी हड्डी टूट गई है, फिर भी उसका कोरोना वायरस का टेस्ट होगा मरीज का। हम हर रोज 4 से 5 ऐसे मरीज डिस्कवर करते हैं जिनको कोई सिम्टम नहीं होते, लेकिन उनको कोरोना वायरस होता है। सो कितने ऐसे मरीज कश्मीर में हैं, कितने ऐसी अमवात हो रही हैं जिनको हम समझ रहे हैं कि हार्ट अटैक था या फालज था या बूढ़ी उम्र में नमोनिया था, हालांकि उनको कोरोना वायरस है। सो मैं नहीं समझता कि ये वायरस कमजोर हो रहा है, मैं नहीं समझता कि ये कहीं चला गया है। ये बिल्कुल जिंदा है और उसी तरह से ताकतवर है जैसे पहले था। तो मैं एहतियात जी। करनी चाहिए।
एसिम्टोमेटिक लोगों की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे काफ़ी प्रोटोकॉल भी अब नई आ गई हैं, जब से लोग अब इस वायरस को जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं। सिम्प्टोमेटिक लोग जो हैं, उनसे कहा गया है कि अगर सिम्पटम्स नहीं आते, तो आप घर पे रहिए, आइसोलेशन में रहिए। उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? बिकॉज़ उसको लेके भी काफ़ी कन्फ्यूज़न है, बिकॉज़ वी ऑन अ डेली बेसिस ही कि लोग शिकायत करते रहते हैं, चाहे वो वन टू वन कन्वर्सेशन में ही हो या सोशल मीडिया पे हो कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट जो बाहर घूम रहे होते हैं, डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट दैट दे हैव द वायरस। जी, अगर किसी का टेस्ट पॉजिटिव आ गया है और वो एसिम्टोमेटिक हैं तो उनको तो 10 दिन के लिए क्वारंटीन करना चाहिए, उनको अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए दूसरों से। और ये वो चीज़ें हैं कि जो हम दूसरों के लिए करते हैं, हमें जी, खुदगर्जी छोड़नी है। अगर मैं एसिम्टोमेटिक हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि जिसको मैं वो वायरस लगा दूंगा वो भी एसिम्टोमेटिक रहेगा। हो सकता है जिसको मेरे से लगे वो शख्स की मौत हो जाए। सो हुँ, जो लोग एसिम्टोमेटिक हैं वो फिर भी स्प्रेड करते हैं वायरस, और ये चीज हर वायरस के साथ है। इन्फ्लुएंजा के पेशेंट्स भी अर्ली स्टेज में एसिम्टोमेटिक होते हैं, फ्लू के पेशेंट्स भी, एंटेरोवायरस के भी, तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है, लेकिन उनको एहतियात करनी चाहिए। बिल्कुल। मैं कश्मीर की आपसे बात अगर करूँ, यहाँ पे सर्दियाँ अब शुरू हो चुकी हैं। एनी मोर प्रिकॉशंस बिकॉज़ आफ्टर दैट आई विल आस्क द क्रिटिकल पेशेंट्स बिकॉज़ वी हैव सम क्वेश्चन्स आल्सो रिगार्डिंग दैट। बेसिक प्रिकॉशंस कीजिए, बस मास्क पहनिए, हाथ धोइए और हजूम से बचिए। इससे ना कुछ ज्यादा खास करने की जरूरत है, ना कुछ कम करने की जरूरत है। आपको इंडोर आपका रिस्क ज्यादा है आउटडोर से। अगर आपने जाके कोई फुटबॉल मैच देखना है ग्राउंड में बैठ के तो आप देख सकते हैं, लेकिन अगर हुँ, आपने एक खचाखच भरे हुए रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना है तो मेरा ख्याल है कि वो ज्यादा रिस्की होगा। तो हुँ। इंडोर चीजों से बचें और वो 3 चीजें करें, इससे ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है, ये 3 चीजें काफी हैं। जी। लास्ट टाइम व्हेन वी हैड एन इंटरैक्शन बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखा कि क्रिटिकल पेशेंट्स जो हैं, जिन्हें कैंसर की थेरेपीज़ चल रही हैं, किडनी पेशेंट्स हैं या जो हार्ट पेशेंट्स हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? लाइक हाउ कैन दे सेफगार्ड देमसेल्व्स? यही चीजें हैं, उनके लिए भी यही चीजें हैं। वो अपने आप को लोगों से प्रोटेक्ट करें, और उनके ये इस वक्त जहन में सबके ये होना चाहिए कि मुझे अप्रैल 2021 तक पहुंचना है। मैं ये हुँ, बिल्कुल नहीं कह रहा कि अप्रैल 2021 में ये खत्म हो जाएगा, ये तो कोई नहीं जानता कब खत्म होगा। लेकिन मैं लोगों को एक गोल पोस्ट दे रहा हूं, उनको मैं एक लाइन बता रहा हूं, क्योंकि हमें कोई ना कोई एंकर चाहिए होता है। हम सिर्फ खाली हवाई बातों पे इंसान जिंदगी नहीं गुजार सकता, लोगों ने प्लान करना होता है। तो मैं उनको ये 6-7 महीने तक का प्लान है, मेरा ख्याल है कि अगर अप्रैल तक को वो इंतजार कर लें तो उसमें सर्दियां गुजर जाएंगी, फ्लू का खदशा गुजर जाएगा, वैक्सीन आ रही है या नहीं आ रही ये पता चल जाएगा, हमारे ट्रीटमेंट्स और इम्प्रूव हो जाएंगे। तो उससे अल्लाह की वजह से बहुत फायदा हो जाएगा, लेकिन अभी हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। जी। लास्ट टाइम व्हेन वी इंटरैक्टेड हमने वैक्सीन की बात की, तो मैंने आपसे सवाल पूछा कि मेरी बातों पर वैक्सीन कब होगी? आर वी स्टिल ऑन दैट जो आपने जवाब दिया था? जी, उसका वही जवाब है अभी भी। मेरा ख्याल है वैक्सीन इस साल के आखिर तक अप्रूव हो जाएगी। अवाम उन्नास तक पहुंचने में उसको 6 से 12 महीने और लगेंगे। इस वक्त अमेरिका में जब मुझसे ये सवाल पूछते हैं लोग, तो मैं उनको कहता हूं कि चांसेस आर के मई जून में तुम्हें वैक्सीन मिलेगी अमेरिका में। अब हुँ, इंडिया में वो कब मिलेगी या कश्मीर में, एक अंदाजा ही है, कुछ इस पे श्योर हुँ। नहीं बता सकता, लेकिन मेरा ख्याल है 6 से 12 महीने लगेंगे अप्रूवल के बाद। जी। डॉक्टर साहब स्कूल्स को लेके मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बच्चे जो हैं घरों पे बैठे हुए हैं ऑफ कोर्स व्हेन वी स्पीक टू पेरेंट्स वो कहते हैं कि हम बच्चे तब तक स्कूल नहीं भेजेंगे जब तक वैक्सीन मार्केट में नहीं आ जाती। नाउ दैट देयर आर सम इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर स्लोली ओपनिंग अप मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ। उसके लिए क्या एडवाइस रहेगी आपकी? ये एक बहुत मुश्किल सवाल है और इसका जवाब वेरी करता है एक मुल्क से दूसरे मुल्क, एक सूबे से दूसरे सूबे में। क्योंकि इससे ये ऐसा ही सवाल है कि हम छतरी लें या ना लें। भाई, आपकी अगर बारिश हो रही है तो छतरी लें, अगर नहीं हो रही तो ना लें। पूरे दुनिया में तो बारिश नहीं होती। सो रियलिटी ये है कि आपको ये देखना है कि जहां आप रहते हैं वहां टेस्ट पॉजिटिविटी कितनी है। कोरोना हुँ, के अगर 100 टेस्ट होते हैं रोजाना, तो अगर उनमें से 20 पॉजिटिव आ रहे हैं तो आपको स्कूल नहीं खोलने चाहिए। इसका मतलब है कि आउटब्रेक बहुत तेज है। अगर टेस्ट पॉजिटिविटी 5% से कम है, अगर आपके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि कोई बीमार हो तो आप फौरन टेस्ट कर सकते हैं, अगर आपके हॉस्पिटल्स में कैपेसिटी है, अगर आपके पास प्रॉपर प्रिकॉशंस ली हैं स्कूल ने, कई स्कूलों ने 2 शिफ्ट्स कर ली हैं, कईयों ने अपने नंबर्स कम कर लिए हैं, कईयों ने फ्लेक्सी क्लास लगा लिए हैं, दे टेकन प्रिकॉशंस। तो अगर ये सारा सिस्टम इन प्लेस है और 5% से कम है पॉजिटिविटी, तो बच्चों को स्कूल भेजने में कोई हरज नहीं मेरी नजर में। क्योंकि अभी तक कोरोना की जितनी स्टडीज आई हैं बच्चों पे, उनमें खुदा के बल से बच्चों की हेल्थ,
उनकी स्ट्रेंथ बड़ों से बहुत ज़्यादा है। सो बच्चों के आउटकम्स बहुत बेहतर हैं। अगर उनको कोरोना होता है तो उनके सिम्टम्स नहीं होते, बहुत केसेस में अगर सिम्टम्स हों तो बहुत माइल्ड होते हैं, और जो अभी तक शरह अमवात है वो बहुत कम है। एक शख्स की मौत भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं उसको मिनिमाइज नहीं कर रहा। लेकिन हकीकत यह है कि घरों में जब बच्चे 6 महीने 12 महीने बैठे रहेंगे, उसके अपने बुरे नताइज हैं। तो हमें अब बैलेंस करके चलना है सब चीज़ों को। एक चीज को आप एक चीज को लेकर बहुत वोकल हैं, हाउ ट्रीट द पेशेंट्स जो कि कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं पोस्ट दे रिकवरी। लोगों से इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज इसको लेके ना काफी एक वो आउटकास्ट से हो जाते हैं कोरोना वायरस के पेशेंट्स कि नहीं अब इन्हें कोरोना वायरस हो गया तो न जाने दे माइट स्टिल कैरी द वायरस। उनसे क्या कहेंगे आप ऐसे लोगों से जो कि ऐसा ना वो लोगों में डिफरेंस करते हैं डॉक्टर? हाँ जी, नहीं, ये जब कोरोना किसी को हो जाए तो 10 से 14 दिन के बाद वो नॉन इन्फेक्टेड है, क्योंकि ये एक जंग है हमारे जिस्म में जो वायरस में और हमारे इम्यून सिस्टम में शुरू हो जाती है। जब मुझे वायरस आ जाएगा मेरे अंदर, तो मेरी कुव्वत मुदाफ़ियत, मेरे इम्यून सिस्टम और वायरस के बीच में वो जंग शुरू हो गई है। 99.5% केसेस में हमारा जिस्म वो जंग जीत जाता है और वायरस मर जाता है। 0.5 केसेस में वो हमें मार देता है। ये अभी तक का मैथ है जिसमें कोई इस पे इख्तिलाफ नहीं है पूरी दुनिया में, मेजॉरिटी एग्री करती है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई रिकवर कर जाता है उस वायरस से 10 से 14 दिन के बाद, उससे किसी किस्म के डर की ज़रूरत नहीं है, उस शख्स से किसी किस्म के बचाव की ज़रूरत नहीं है। अब वो उसी तरह है जैसे हम में से कोई भी था। उस शख्स को दोबारा टेस्ट करके अपने आप को नेगेटिव साबित करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि कुछ लोगों में क्रॉनिक सिम्टम्स रहें। ये हम देख रहे हैं कि कई लोगों को जिस्म में दर्दें रहती हैं, या उनका मेंटल स्टेट, अब उनके दिमाग पे एक धुन सी छाई रहती है, या उनको सांस चढ़ता रहता है। अब ये लोग 100 में से एक हैं, या 1000 में से एक हैं, या करोड़ में से एक हैं, अभी हमें ये नहीं पता। तो मेरा पर्सनली ये ख्याल है कि इनकी शरह बहुत कम है, और मेरा पर्सनली ये ख्याल है कि एक लार्ज मेजॉरिटी खुदा के बल से मुकम्मल तौर पे सेहतियाब हो जाती है। तो कोई टैबू नहीं होना चाहिए कोरोना के मरीज के लिए, कोई उनसे डरने की जरूरत नहीं है 10 से 14 दिन के बाद, और ये साइंटिफिक बात है। एब्सोल्युटली। सो कोरोना वायरस की हमने बात की डॉक्टर साहब। वन मोर थिंग व्हिच आई वांट टू आस्क इज दैट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इंडिया की, हम देखें कि सितंबर के ही महीने में ऑलमोस्ट 25,000 पीपल हैव पास्ड अवे, मोर देन दैट। तो इसकी इंटेंसिटी है वायरस की, अभी हम बात करते हैं, आपने कहा कि शायद कम नहीं हुई। हाउ डू यू सी दिस? लाइक आर वी इन फॉर अनदर पीक और इज इट ऑलरेडी पीकिंग? क्या कहेंगे आप? ऐसा लगता है, देखिए ये बहुत मुश्किल सवाल है, कोई नहीं जानता इनके असल जवाब, लेकिन ये ऐसा लगता है कि इंडिया पीक कर रहा है अब। और ऐसा लगता है कि हो सकता है कि अगले 1-2 महीने में केसेस और शरह अमवात, मोर्टेलिटी नीचे चली जाए। मसला यह है कि आप एक बड़े बुरे सीजन में जा रहे हैं, आप आगे सर्दियों में जा रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान के हालात में सर्दियां बहुत शिद्दत इख्तियार करती हैं, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग, हीटिंग उस तरह से नहीं होती। सो इसलिए मैं बार बार वो अप्रैल की बात करता हूँ कि थोड़ा सा अननोन एक्स फैक्टर है आगे। लेकिन किसी भी शहर में एक हद के बाद इसकी कम्युनिकेशन कम हो जाएगी, इसकी कम्युनिकेबिलिटी। जैसे अब पुणे है या बम्बई के जो स्लम्स हैं जहाँ बहुत ज़्यादा फैला है, मेरा ये ख्याल है कि वहाँ पे अब पीक अपना दम तोड़ जाएगी। लेकिन ये खुद नहीं होगा। असल बात यह है कि वायरस का एक प्लान है, हमें वायरस को आउट प्लान करना है। ये खुद नहीं होगा। हम, ये ऐसी बात नहीं है कि ये हम इंतजार करेंगे वायरस मर जाएगा, वो एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है। अगर हम सारे अपने मास्क पहने और हजूम से बचें, और वो जो शादियों की आप बात कर रहे थे, हमें मुश्किल फैसले करने होंगे। अगर हम वो मुश्किल फैसले करेंगे तो आप इस वायरस को दबा सकते हैं। कोई ऐसी बुरी बात, मुश्किल बात नहीं है। कश्मीर से आए दिन अराउंड 500 to 600 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो पहले तो 400-500, अब तो गोइंग फ्रॉम लास्ट 15 डेज का जो ट्रेंड है, इट्स ऑलवेज गोइंग अबाउट 1000 केसेस, 1200, 1100 केसेस, यही फिगर रह रहा है। तो हाउ डू यू सी? देखिए, ये बहुत लाइकली है कि अगर आपके केसेस 1000 रोजाना के डायग्नोज हो रहे हैं तो असल तादाद शायद 5000 हो, शायद 10,000 हो, उससे कम नहीं होगी असल तादाद, क्योंकि हम उतनी मैस टेस्टिंग नहीं कर पा रहे। इंडिया ने अब बहुत टेस्ट अपने इम्प्रूव किए हैं,
लेकिन अमेरिका से आज भी इंडिया के टेस्ट 6 गुना कम है, बाकी बहुत सारे ममालिक से कम है। सो आबादी के लिहाज से मैं समझ सकता हूँ इंडिया उतने टेस्ट नहीं कर सकता जितने साउथ कोरिया कर सकता है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि अगर 1000-1200 रोज के केसेस हैं तो शायद रियलिटी में 5000 या 10,000 केसेस हों, और ये सोच के हमें चलना है। इसलिए मास्क जरूरी हैं, क्योंकि किसी के माथे पे नहीं लिखा कि मुझे कोरोना है या मुझे कल हो जाएगा। तो बेस्ट स्ट्रैटेजी ये है कि अगर हम एक दूसरे की खातिर मास्क पहने, एक दूसरे की खातिर हाथ ना मिलाएं, और जितना हो सके अगर हाथ मिलाना पड़ जाए फिर हाथ साफ कर लें, धो लें, जेब में अपने हैंड सैनिटाइजर रख लें। कई लोगों के लिए मजबूरी है, मैं समझ सकता हूँ, अगर गुर्बत है और आपको मुझे एक भरी हुई बस में जाना है अपना काम करने के लिए, अब मेरी मजबूरी है, मुझे बच्चे पालने हैं। लेकिन ये वो चीजें हैं कि जहां लोगों को खुद फिर फैसला करना है। लेकिन बहुत सारी सोशल एक्टिविटी मजबूरी नहीं होती। कई लोगों को खुदा ने इतनी अफोर्डेबिलिटी दी होती है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग कर सकते हैं, उनके लिए कोई मजबूरी नहीं है। तो जितना हम करेंगे, अपना हिस्सा डालेंगे, उतना फायदा होगा। जी, मैथ्स को लेकर अगर मैं बात करूं, a lot of people say that are they usable? कौन से यूजेबल हैं, कौन से मास्क आप एक बार पहन के छोड़ सकते हैं? जी, मास्क सब रीयूजेबल हैं, और अगर आपने रोजाना के लिए पहनना है तो आप फैब्रिक मास्क कपड़ों के भी ले सकते हैं जो कि आप रोज धोते रहें और आपको बार बार खरीदने की जरूरत नहीं। जो सर्जिकल मास्क हैं ब्लू कलर के या ग्रीन कलर के जो आमतौर पे नजर आते हैं, वो भी धोए जा सकते हैं, दोबारा रीयूज किए जा सकते हैं। और जो N95 मास्क है वो तो हफ्तों इस्तेमाल किया जा सकता है। सो आप मास्क और रीयूजेबल, आइडियल सर्कमस्टेंसेज नहीं है। देखिए, आइडियली तो कोई मास्क हम रीयूज नहीं करते थे। आप मेरे से पिछले साल ये सवाल पूछते तो मैं कहता मास्क आर वन टाइम यूज। लेकिन इस वक्त जिन हालात में हैं हम, तो वहां पे अचीवेबल इज बेटर देन डिजायरेबल। अचीवेबल क्या है? मेरा ख्याल है अगर लोग उस मास्क को धो लेते हैं और रीयूज कर लेते हैं तो इट्स मच बेटर देन नॉट वेयरिंग अ मास्क। जी, इसको डिस्पोज कैसे करें डॉक्टर साहब? ये भी एक मसला जो है वो उभर के आ रहा है। आप देखिए कि यहाँ पे आप देखिए, हम जब बाहर जाते हैं सड़कों पे आपको मास्क दिखाई देते हैं या डस्टबिन्स में दिखाई देते हैं, तो व्हाट इज द प्रॉपर यूज ऑफ डिस्पोजिंग? हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। मेरे ख्याल है ट्रैश बिन्स में डाल देने में तो कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं है, क्योंकि वो ट्रैश फिर लोग ग्लव्स पहनेंगे जो उसको क्लीन करेंगे, हाथ धो लेंगे। सड़कों पे जो मास्क गिरे हुए हैं मेरे ख्याल में वो शायद गंदगी ज्यादा है बीमारी की निस्बत, क्योंकि ये वायरस इस तरह नहीं, इसकी ये फैल तो सकता है इस तरह, लेकिन इसका रिस्क बहुत कम है कि ये मास्क और सर्फेसेस और दरवाजों से फैले। इसका सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी इस वायरस की है कि मैं खांसूंगा और आप उसको अपने अंदर सांस में ले जाएंगे अपने साथ। दैट्स द स्ट्रैटेजी। या ये है कि मेरे हाथ पे ये वायरस होगा, मैं आपसे हाथ मिलाऊंगा और आप अपने मुंह को हाथ लगा देंगे। दैट्स द प्राइमरी स्ट्रैटेजी। जहां तक मास्क के डिस्पोजल का सवाल है, इसको आप ट्रैश बिन में, डस्टबिन में फेंक दीजिए, मेरा ख्याल है उसमें कोई हर्ज नहीं है। उसको लिफाफे में बंद करके फेंक दें। आपने कहा कि अभी बहुत सारी एक्टिविटीज जो है वो यहाँ शुरू हो चुकी है। मैं अगर कश्मीर की बात करूं, पीपल हैव स्टार्टेड कमिंग आउट, रेस्टोरेंट्स खुल चुके हैं। खानों की बात अगर मैं करूं, आप कहीं से खाना मंगाते हैं या आप बाहर से खाना लेके आते हैं या कहीं आप रेस्टोरेंट पे खाना खाते हैं, अभी भी कहीं ना कहीं लोगों में एप्रीहेंशन है। उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली अबाउट द फूड व्हिच यू टेक। हाँ जी, ये वो चीजें हैं कि जहां मैं समझता हूं कि लोगों को एक, दिस इज लाइक अ बिजनेस प्रपोजल। मैं आपसे कुछ मांग रहा हूं और अब मैं आपको कुछ दे रहा हूं। राइट, मैं आपसे मांग रहा हूं कि आप मास्क पहने, आप हाथ मत मिलाएं, आप हजूम से बचें, हाथ धोएं। इसके बदले में आपको बहुत कुछ दे रहा हूं, खाने भी उनमें शामिल है। आप जो दिल चाहिए खाइए, उससे आपको कोरोना नहीं होगा। कोरोना इज नॉट अ फूड बोर्न डिजीज। खाने पे किसी ने खांस दिया, खाने पे किसी ने छींक दिया, इस तरह के वसवसे जो हैं उनसे बचें। कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। अभी तक कोई रिपोर्टेड कोरोना के मरीज नहीं है खाने की वजह से। सो अब जो चाहिए खाइए, आपने जिस बाग में जाना है वहां टहलिए, आपने अखबार पढ़ना है, आपको अखबार से कोरोना नहीं होगा। आप अपनी जिंदगी जिए, लेकिन वो जो 3 काम है वो मैं आपको बार बार कहता रहूंगा कि वो आपने करने हैं, कि वो वहां से आपकी जिंदगी को फायदा होगा। जी, सो वी हैव हैड अ नासिर भाई, मैं आपसे पहले पूछूं, जी वो 3 काम क्या है? एक सवाल मैं भी आपसे पूछ लूं यहाँ, जो लोगों को जरूर करने हैं। डॉक्टर साहब, मास्क पहनना है बहुत जरूरी। जो आप बार बार कैसे रहते हैं, हाथ साफ रखने हैं बहुत जरूरी है।
और दूसरा हजूम से दूर रहना है। वंडरफुल वंडरफुल। मैंने सोचा मैं भी आपका छोटा सा यहाँ इंटरव्यू ले लूं, क्योंकि ये 3 चीजें मैं चाहता हूँ लोगों को अजबर हो जाए, पक्की याद हो जाए। वेरी वंडरफुल। बिल्कुल। प्लीज गो अहेड अब सर। मैं ये पूछना चाहता हूँ यहाँ डॉक्टर साहब आपसे, since we have had a very fruitful conversation again, we're just approaching the half an hour side of the conversation. Now, finally, आप क्या कहेंगे लोगों से about there is this कहीं ना कहीं लोगों का जो दिल है ना, वो मुझे लगता है कि मायूस हो गया है कोरोना वायरस की वजह से। लोगों की डेली एक्टिविटी में रुकावट आ गई है, लोग बाहर नहीं जा पा रहे, खुल के चीजें एंजॉय नहीं कर पा रहे। इसको लेके देयर इज अ लॉट ऑफ डिप्रेशन आल्सो व्हिच हैज सेट इन अ लॉट ऑफ पीपल। देयर इज दिस फाइनेंशियल इशू आल्सो। जहां भी आप जाते हैं वहां लोग ये सवाल करते हैं कि ये कब खत्म होगा, ये कब खत्म होगा। क्या कहेंगे आप उसका? मैं जो 3 चीजें बार बार बताता हूँ वो इसलिए नहीं बताता कि उसके बाद लोग घर बैठ जाएं, वो बताता ही इसीलिए हूँ कि उसके साथ आप जिंदगी जिए अपनी। आप जाइए बाहर, आप वॉक करें, आप शॉपिंग करें, आपने जो भी काम करने अपने करें, एहतियात के साथ करते रहें। क्या ये 100% रिस्क फ्री है? ये नहीं है 100% रिस्क फ्री, लेकिन घर बैठ जाना भी 100% रिस्क फ्री नहीं है। जैसे आपने बताया, उसमें डिप्रेशन होगा, उसमें माली मुश्किलात आएंगी, उसमें और मसाइल शुरू हो जाएंगे। तो हमें एक बैलेंस के साथ चलना है। अब ये कब खत्म होगा और इसके साथ जो मायूसी फैलती है, देखिए मायूसी का तो सबसे अच्छा तरीका मेरी नज़र में तो वही है जो हमें बचपन से सिखाया गया कि अपने से नीचे देखो, अपने से ऊपर मत देखो। और मैं ये बार बार इसलिए कहता हूँ, आप ये सोचिए कि वो लोग भी हैं इस वक्त, एक शख्स जो जेल में पड़ा है पिछले 20 साल से एक गुनाह के लिए जो उसने नहीं किया, आपके ख्याल में उसको इस पैंडेमिक से कोई फर्क पड़ा है? आपके ख्याल में नहीं। वो, आपके ख्याल में ही रियली केयर्स कि ये कब खत्म होगी? ही डजंट केयर, क्योंकि उसको आपने 20 साल के लिए बंद कर दिया है। और इस तरह के एक या दो लोग नहीं है, हजारों लाखों लोग हैं इस दुनिया में। वो लोग जो मुहाजिर हैं, और मुझे पता है कश्मीर के लोग भी अपनी मुश्किलात हैं उनकी, पाकिस्तान इंडिया के लोगों की बहुत सारी मुश्किलात हैं लोग। लेकिन अगर आप अपने से नीचे देखेंगे तो आपको हजारों करोड़ों लोग मिल जाएंगे कि जो आपसे बहुत ज्यादा मुश्किल हालात में है। तो मेरे नजदीक तो यही सबसे सिंपल फॉर्मूला है कि एक इसको देखिए और दूसरा ये देखिए कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। जो 3 चीजें मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप उनके साथ चलें, मैं भी उन्हीं के साथ चल रहा हूं। इवन दो कि मैं अमेरिका में रहता हूं, लेकिन इस वायरस की ये खूबसूरती है कि उसने बराबरी पैदा कर दी है सबके बीच में। मैं रोजाना 12-12 घंटे कई दफा मास्क पहनता हूं, क्योंकि मेरा काम यही है। मुझे 6 महीने हो गए हैं। आप यकीन करें कि मैं बेहद थक चुका हूं इस सारी चीज से, बेहद थक चुका हूं। लेकिन रियलिटी ये है कि एक वक्त आएगा, मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे जब बड़े हों तो वो ये देखें कि बाबा ने क्या किया था, बाबा जस्ट थ्रो इन द टावल, बाबा ने हार मान ली थी। ऐसी बात नहीं है। देखिए हमें इसमें से गुजरना है। स्पेनिश फ्लू आया था 100 साल पहले, तो 65% दुनिया उससे बच गई थी, 65%। और आज हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन है, दुनिया के दूसरे कोने पे बैठा मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपको वो परफेक्ट टॉप नॉच इंफॉर्मेशन मिल रही है जो जहां मैं अमेरिका में अपनी टीम को दे रहा हूं। उसके बाद भी हमें मायूसी हो तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक मुश्किल है, अपनी जगह मौजूद है वो मुश्किल, लेकिन जो लोग इसमें पॉजिटिव रहेंगे, जो इसको पेसिमिस्टिकली देखेंगे, उनका नुकसान होगा। जो इसको ऑप्टिमिस्टिकली देखेंगे, और ये जरूर जान लीजिए कि ये परमानेंट स्टेट नहीं है, ये टेम्पररी स्टेट है। इसमें कोई शक नहीं मुझे कि आज नहीं तो कल, इस साल नहीं तो अगले साल इंशाल्लाह ये वायरस चला जाएगा, ये पैंडेमिक खत्म हो जाएगी, लेकिन इंसानियत अपनी जगह खड़ी होगी उसी तरह। सो प्लीज बी वन ऑफ दोज जो उस वक्त खड़े हों। कुछ मुश्किल का वक्त है, टेम्पररी है, इसको गुजार लें। Before we sign off, there are two questions which I would want to ask डॉक्टर साहब। दो सवाल जो हैं जो कि अक्सर मैं देखता रहता हूँ, इस पे काफी बात होती रहती है सोशल मीडिया पे। एक वो है कि बहुत सारी न्यूज आजकल आ रही है कि कोई और वायरस आ गया, बहुत सारी न्यूज आजकल आ रही है कि एक और वायरस जो है अब वो भी सामने आ रहा है। एंड पीपल टॉक अबाउट इट, इट गेट्स शेयर्ड ऑन सोशल मीडिया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, इट्स ऑल हाइप्ड अप। मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई बात है, क्योंकि लोगों को इस वक्त एक इन्फेक्शन से डर है, तो जो छोटे छोटे भी इन्फेक्शन आते हैं वो भी बड़ी न्यूज बन जाती है। मेरा नहीं ख्याल लोगों को उससे कोई ज्यादा फिक्र की जरूरत है। इनमें और कोरोना वायरस में और उनमें बहुत फर्क है। हम्म। और आज 28 सितंबर है। आयरॉनिकली इट्स द डे व्हेन यू ऑब्जर्व द एक्सेस टू इंफॉर्मेशन डे। आज वो दिन ऑब्जर्व किया जाता है। और ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या कोरोना वायरस को लेकर ओवर इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल है? लोग ज्यादा ही कुछ इसके बारे में जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। डू यू थिंक इट इज ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग कि बहुत बहुत चीजें अवेलेबल हैं इसको लेके?
मैं पर्सनली समझता हूं कि इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी ओवर, इंफॉर्मेशन कैन बी गुड और बैड। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर बैड इंफॉर्मेशन है तो उसका यकीनन नुकसान है, क्योंकि जो गुड इंफॉर्मेशन है उसको आप बार बार बताते रहे, उसका नुकसान मुश्किल है, उसका नुकसान होना। लेकिन जो बैड इंफॉर्मेशन गुड इंफॉर्मेशन के साथ मिल गई है और फर्क हम भूल गए हैं दोनों के बीच में, और फिर यह है कि हम अपनी पॉलिटिक्स से जब इस वायरस को देखते हैं तो फिर उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है कि वायरस की कोई पॉलिटिक्स नहीं है। गुड इंफॉर्मेशन के साथ चलिए तो आपको परेशानी कम होगी। एब्सोल्युटली डॉक्टर साहब, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया। आई आई बी अगेन थिंक कि जब ये सब चीजें खत्म हो वी हैव अ सेशन अगेन, और हम उन चीजों पे रिफ्लेक्ट करेंगे जो हमने यहाँ बात की, और आपने बार बार कहा कि कोरोना वायरस इज टेम्परेरी, ह्यूमैनिटी इज परमानेंट। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर। साहब, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, एक मिनट तो डॉक्टर।